कि जब कभी नेक से फोर्स स्टार्ट होता है, जो जर्क होते हैं वो इधर आते हैं, तो ये जो स्पाइन होती है बाइक की, इस स्पाइन से फोर्स ट्रेवल करता है पीछे की साइड। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये थोड़ी सी अलग होगी बाकी वीडियो से। आज की जो बाइक होगी वो होगी ड्यूक 125 केटीएम। और मैं आपको बताऊं कि इसको बजाज ने बनाया है। ये केटीएम सीरीज की नई बाइक उन्होंने लॉन्च करी थी। तो वैसे बेसिक चीज़ें जो हैं आप इंटरनेट पे जान सकते हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में बताते हैं कि इंजन कितना है, स्पीड कितनी है, माइलेज कितनी है। मैं आपको थोड़ा सा इससे हटके बताने वाला हूँ। ये जो बाइक है इसके काफ़ी लोग हैं जो चाहने वाले हैं, क्योंकि केटीएम एक इस तरह की सीरीज निकाली थी जिसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टाइल इन्होंने दिया और थोड़ी सी परफॉर्मेंस इन्होंने ऐड करने की कोशिश करी। और ज़्यादातर कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको लुभाने के लिए इस तरह की बाइक का कॉन्सेप्ट निकाल के देखा है बजाज। तो आइए बात करते हैं कि ये कितनी कंफर्टेबल है, कितनी ये लायक वर ये बाइक है। हालांकि सब एक मशीन होती है, ये भी एक मशीन ही है। मशीन में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो आपको चेजेस दिखाई दे रहा है इसको ट्रेलिस टाइप ऑफ चेजेस बोलते हैं। देखिए, दो तीन तरह के चेजेस होते हैं। जो क्रेडल टाइप होता है, ड्यूअल डाउन ट्यूब होता है, सिंगल डाउन ट्यूब होता है। ये सारे जो चेजेस होते हैं जो आपने जैसे बुलेट में देखा होगा, वो चेजेस जो होते हैं वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। और ये जो चेजेस ट्रेलिस जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको एक जाल सा दिखाई देगा चारों तरफ से, और ये जाल आपको यहाँ तक जाता दिखाई देगा। तो ये जो ट्रेलिस टाइप ऑफ सस्पेंशन होते हैं ये स्ट्रेंथ के लिए बनाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस तरह के स्ट्रक्चर को। तो एक चीज तो इससे क्लियर होगी कि ये मोटरसाइकिल बहुत ही मजबूत बनाई है और मजबूती के लिए ही इसमें इस तरह का चेजेस दिया है। अब इसकी बिल्ट क्वालिटी तो समझ में आ गई कि बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो जो इंजन आप देख रहे हैं ये बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत अच्छा इंजन बजाज ने बनाया है। केटीएम सीरीज में इसी को यूज किया जाता है। तो इस इंजन की खास बात देखें तो 14.5 PS का आपको पावर मिल जाती है और लगभग 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। 12 न्यूटन मीटर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन 125 सीसी की बाइक के लिए काफी है। और 125 सीसी की अगर कोई बाइक होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी पावर बहुत कम होगी। हम तो दोस्तों हिंदुस्तान के आम लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो सीसी से पता लगाते हैं कि पावर कितनी है मोटरसाइकिल के अंदर। ये बहुत ही गलत धारणा है। सीसी होता है अपना क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे हम पावर कभी भी कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया जो आपका पिस्टन जिसमें मूव कर रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो अपना क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। उसके अंदर हमारा जो पिस्टन मूव करेगा, हो सकता है उसकी स्ट्रोक कम हो, वो 125 ही बन जाए। हो सकता है उसकी स्ट्रोक ज्यादा हो और पावर कम होती। तो कभी भी सीसी से ये फैसला नहीं करना चाहिए कि पावर ज्यादा है या कम। सीसी से आप फैसला कर सकते हो टॉर्क का, क्योंकि ज्यादा स्ट्रोक रहेगी तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा। जैसे आप बुलेट मोटरसाइकिल की बात करें, हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल्स की बात करें, तो उसमें ट्रैवल ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है पिस्टन का, तो इसलिए उसका टॉर्क बहुत ज्यादा। अब जो छोटे स्ट्रोक की जो बाइक्स होती हैं, जैसे 125 सीसी की बाइक होगी, 100 सीसी की बाइक होगी, इसमें आरपीएम ज्यादा होते हैं क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत कम होता है। जब ट्रैवल टाइम कम मिलेगा तो जल्दी 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 पिस्टन ऊपर नीचे आएगा, तो उसको आरपीएम ज्यादा मिल जाएंगे। जब आरपीएम ज्यादा मिल जाएंगे तो पावर ज्यादा मिलेगी। तो जो पावर होती है किसी भी बाइक की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रोक लेंथ की। तो दोस्तों 125 सीसी की इस बजाज की केटीएम बाइक के अंदर लगभग सब कुछ सही है। लुक्स वाइज कह सकते हैं कि ठीक है, और स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो ठीक है। माइलेज के हिसाब से 47 किलोमीटर की एवरेज इसकी मिल जाती है, तो उससे भी ठीक है। लेकिन कंसर्न इस बाइक के अंदर है। तो कंसर्न क्या है? जो सबसे पहला कंसर्न मुझे दिखाई देता है वो है इसके डिजाइन के अंदर एक इन्होंने गलती करी है, जो मेरी नजरों में एक गलती है, जो मोनोशॉक डिजाइन इन्होंने दिया। ये मोनोशॉक डिजाइन इसको देने से इन्होंने स्ट्रेंथ भले ही बढ़ा दी है, लेकिन सस्पेंशन भी अच्छा बना दिया होगा, लेकिन जो डिलीवरी ऑफ पावर है ये थोड़ी कमजोर कर दी है। मैं इसको एक तर्क के साथ समझाने की कोशिश करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर जैसे इन्होंने टायर का साइज छोटा दिया है। अब जब टायर का साइज छोटा दिया है और ये गैप आप देख सकते हैं, ये काफी ऊंचा है, यानी कि जब आप अगर इस पर बैठेंगे तो हो सकता है पीछे वाले पैसेंजर के पैर ही नीचे टच ना हो, तो इतनी हाइट इसके लिए। छोटे टायर की वजह से
सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बनेगा वो नीचे बनेगा। लेकिन जब कभी एक राइडर किसी बाइक पर बैठ जाता है तो वो भी उस बाइक का ही पार्ट कहलाया जाता है, क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट वो बन जाती है। तो जो वेट ऑफ बाइक प्लस द वेट ऑफ पैसेंजर, ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो अगर एक 6 फुट का आदमी इस पे पीछे बैठेगा, लगभग उसका वजन अगर 80-90 किलो के आसपास होगा, जो ये खाली गैप कंपनी ने बड़ी मेहरबानी करके जो दी है, इसकी वजह से जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे बन रहा था, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर बनेगा, क्योंकि पैसेंजर का वेट भी ऐड हो गया, साथ में बाइक का वेट भी ऐड हो गया, और ये खाली स्पेस की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर शिफ्ट होगा। अब जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट होगा, उतने ही बाइक की स्टेबिलिटी कमजोर होती चली जाएगी। तो अगर सिंगल राइडर इसको राइड करेगा तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर पिलियन अगर पीछे बैठा हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी 100% मैं लिख कर दे सकता हूँ कमजोर हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं मोनोशॉक की, जो मैं अभी बता रहा था। मोनोशॉक डिजाइन से क्या दिक्कत आएगी इस बाइक के अंदर। आप इसकी ओवरऑल लेंथ अगर देखें तो लेंथ इस बाइक की काफी कम है। आइए आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मेरी जो दूसरी बाइक है उसमें भी मोनोशॉक है, तो उसको इसके साथ खड़ी करते हैं, फिर आपको समझ में अच्छा आएगा। तो आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने क्या किया है, 2 मोटरसाइकिल्स दोनों के अंदर मोनोशॉक है और दोनों को एक साथ खड़ा किया, तो जिससे आपको बेहतर समझ में आए जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, जो ये बाइक है इसकी जो डायमेंशन है, यानी जो इसकी लेंथ आप देख रहे हैं, तो ये एज कम्पेयर टू जो दूसरी बाइक खड़ी है पीछे, उसकी डायमेंशन इससे काफ़ी ज़्यादा है, लंबाई उसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं, आप इधर से देखने की कोशिश करें तो बहुत छोटी है उस बाइक से। अब आप एंगल देखिए जरा, इस मोनोशॉक का एंगल देखिए, ये स्टीप एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो जब स्टीप एंगल आपको दिखाई दे रहा है तो इससे जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उस पर केंद्रित करूंगा कि जब कभी नेक से फोर्स स्टार्ट होता है, जो जर्क होते हैं वो इधर आते हैं, तो ये जो स्पाइन होती है बाइक की, इस स्पाइन से फोर्स ट्रेवल करता है पीछे की साइड। तो जब फोर्स जब ट्रेवल करेगा तो इधर आने के बाद ये सडन जो स्टीप एकदम आपको जो मोनोशॉक दिखाई दे रहा है ऐसे, तो जो फोर्स होगा वो इसमें ट्रेवल करने के बजाय जो पैसेंजर होगा उसमें ट्रेवल करेगा। तो लगभग 100 के बाद आप जब इस बाइक को ड्राइव करेंगे तो ये जो फोर्स है ये ज़्यादा होने की वजह से आपको पैसेंजर के अंदर महसूस होगा, ना कि आपको रियर साइड में। यहीं आप दूसरी बाइक का एक बार डिज़ाइन देखिए, जो ये नेक है, मैं फिर से दिखाऊं, ये नेक है, यहाँ से आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो फोर्स होगा वो स्पाइन के अंदर चलेगा। अब इधर से देखिए जरा, जो फोर्स होगा वो स्पाइन से इधर आएगा, तो इसका जो मोनोशॉक है वो बिल्कुल लीनियर है, इधर इधर आके लगता है। तो लीनियरली जो फोर्स होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रियर साइड ऑफ द बॉडी। तो रियर साइड ऑफ द बॉडी पे जितना भी फोर्स स्पाइन में ट्रेवल करेगा वो पीछे की तरफ आएगा बाइक में। तो जो राइडर होगा उसको बहुत कंफर्ट महसूस होगा, बहुत स्टेबिलिटी महसूस होगी। आप फिर से देखिए एक बार, ये मोनोशॉक जो है ये एकदम स्टीप कर्व इसका डिजाइन है, तो जो फोर्स आएगा वो ट्रैवल करने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो ट्रैवल कर नहीं पाएगा, तो वो पैसेंजर को महसूस होगा। ये साइंटिफिकली आपको इसकी स्टेबिलिटी जरूर अफेक्ट करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक जो मैंने देखा इसके अंदर, चलाने के बाद इसको पता लगता है। आप जब भी चलाएंगे 125 स्पीड के आसपास, 120 के आसपास, तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूँगा ये महंगी बाइक है, 125 सीसी की एक बाइक है जिसका डिज़ाइन थोड़ा ठीक ठाक है, मजबूत जरूर है, लेकिन 1,70,000 के आसपास ये बाइक डिजर्व नहीं करती है। तो बी ट्रू, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1,70,000 में। हाँ, जिसको लेनी ही KTM है वो जरूर ले, लेकिन इस कीमत में और भी विकल्प जरूर उपलब्ध हैं, उनके बारे में भी आप सोचें। और एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा, इस बाइक को जब आप चलाते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ही वीक है चलाते वक्त। ऐसा नहीं है कि एक रेसिंग बाइक आप सोच रहे हैं इसको और एकदम से उठती चली जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लेती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो दोस्तों, जो एस्पिरेंट है KTM Duke 125 की, उनको मैं स्पेशली यही कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। अगर आप इस बाइक को पसंद करते हैं तो आप ले सकते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। और देखिए, हर मशीन के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। वही खामियों पर मैं केंद्रित हमेशा रहता हूँ। तो लोग
आलोचना भी झेलनी पड़ी है। हालांकि इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक मशीन है, मशीन को मशीन के नजरिए से देखना चाहिए। इमोशंस जरूर जुड़े रहने चाहिए, लेकिन मशीन के अंदर जो खामियां हैं उनके बारे में डिस्कशन जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मोटो गुरु आपका अपना यूट्यूब चैनल, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। सेफली बाइक ड्राइव करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।